हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम रूट क्रॉप को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारी कैरेट एंड रेडिश क्रॉप कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम नेक्स्ट रूट क्रॉप कंप्लीट करते हैं टर्निप। तो आइए टर्निप के बारे में हम जानते हैं। अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो टर्निप का बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका रापा, फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर इसका 20 होता है। देखिए, हमने कैरेट एंड रेडिश दोनों में पढ़ा था, उनका क्रोमोसोम नंबर 18 है। टर्निप का क्रोमोसोम नंबर 20 है, राइट। तो डाउट में मत रहना। एडिबल पार्ट तीनों का रूट है, क्योंकि रूट क्रॉप है तो एडिबल पार्ट रूट ऑब्वियसली होना ही चाहिए। ओरिजिन इसका मेडिटेरियन रीजन है, राइट। अगर बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में एक इसकी फेमस वैरायटी है पर्पल टॉप वाइट ग्लोब वैरायटी, बहुत ही फेमस है और ये आईसीआर नेट में पूछी जा चुकी है। पर्पल टॉप वाइट ग्लोब वैरायटी किसकी है? तो वो है टर्निप की वैरायटी, राइट। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसका टर्मिनल रेसिमी इसके इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। देखो, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी हमने रेडिश में भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी किस में पाई जाती है? टर्निप में पाई जाती है, रेडिश में पाई जाती है, राइट। इसके अलावा कोलक्रॉप्स में भी पाई जाती है। अगर इसकी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को और कम करना है, मतलब हटाना है, तो किसका यूज़ करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप इसकी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को कम किया जा सकता है। थिनिंग एक इम्पॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस है इसमें, और थिनिंग कब करनी चाहिए? ये जर्मिनेशन के 10 से 15 दिन के बाद कर देनी चाहिए। थिनिंग का मतलब होता है कि जो भी डैमेज जो सीडलिंग तैयार हुई हो या जो सही से ग्रो नहीं कर पाए, उन प्लांट को हटाना फील्ड से थिनिंग कहलाता है, राइट। तो थिनिंग की क्रिया कब की जाती है? जब जैसे आपके प्लांट जर्मिनेट हुए 10 से 15 दिन के बाद जो ख़राब प्लांट हैं या जो डैमेज हो चुके हैं उनको हटा देना चाहिए और उनकी जगह फिर नए प्लांट लगा देना चाहिए, जिसको हम गैप फिलिंग बोलते हैं। अगर सोइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो सोइल पीएच इसका 5.5 टू 6.8 रहता है, राइट। इसके अलावा ये फ्रोस्ट के प्रति टॉलरेट क्रॉप है, राइट। और कहीं ना कहीं ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाती है। हाई टेम्परेचर इसके लिए एडवर्सली अफेक्ट करता है, इसकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है। ये वुडी बना देता है, इसके रूट को टफ बना देता है, और इसका टेस्ट भी बीटरनेस आ जाती है हाई टेम्परेचर के कारण। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो फ्लावरिंग इंड्यूसेस हो जाती है, राइट। इसमें फ्लावरिंग आने लगती है। तो इसलिए सही टेम्परेचर अगर माना जाए, तो अगर एनवायरमेंटल का टेम्परेचर माना जाए एयर, तो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉइल टेम्परेचर माना जाता है 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, राइट। अगर 10 से नीचे जाता है तो इंड्यूस फ्लावरिंग हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर 23 से ऊपर जाता है तो इसमें इसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है। हाई लाइट इंटेंसिटी फेवर्स एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट। देखिए, जितनी लाइट ज़्यादा होती है उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ने लगती है, एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर इसके सोविंग टाइम, सीड रेट एंड स्पेसिंग की बात करें तो सोविंग टाइम इसका रहता है सितंबर टू अक्टूबर, कूल सीजन क्रॉप है, राइट। तो इसकी सोविंग कब होगी? हम ठंड के विंटर सीजन में लगाते हैं, सितंबर टू अक्टूबर महीने में लगा देनी चाहिए। सीड रेट की बात करें तो लगभग 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। यहाँ मैंने 4 to 4.5 kg लिख रखा है, ये एक बुक का रेफरेंस है, लेकिन अगर हम मान के चलते तो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर आती है इसकी इस पर सीड रेट। स्पेसिंग की बात करें तो 45 बाई 45 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, और अगर हिल्स एरिया है तो हिली एरियाज़ में लगभग 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसको लगाया जाता है। अगर जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन का 4 से 6 दिन, मतलब कि विद इन 1 वीक इसकी जर्मिनेशन हो जाएगा, राइट। इरिगेशन की बात करें तो हार्वेस्टिंग के पहले लाइट इरिगेशन कर देना चाहिए। तो इस सारी रूट क्रॉप के लिए कंपलसरी है कि लाइट इरिगेशन कर देना चाहिए बिफोर हार्वेस्टिंग। और अर्थिंग अप करनी चाहिए, कल्चर प्रैक्टिस है इसमें अर्थिंग अप, जैसे थिनिंग है ऐसे ही अर्थिंग अप है। अर्थिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो ये कब करनी चाहिए? सोविंग के 25 से 30 दिन के बाद अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए, ताकि रूट वाला जो पोर्शन है तो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए अर्थिंग अप की क्रिया चेक की जाती है। हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए? तो जब उस रूट का
5 से 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाता है तब उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, राइट। हम जनरली रूट क्रॉप में उसके कोर को देखते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन दिखाई देता है वो हमारा कोर कहलाता है, राइट। तो जब उसकी कोर की साइज़ अगर 5 to 5.7 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाती है रूट की, तब इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ईल्ड कितनी मिलेगी, तो अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो लगभग 20 से 40 टन पर हेक्टेयर फ्रूट मिल जाएंगे। अगर हम सीड ईल्ड की बात करते हैं तो 5 से 6 कुंटल पर हेक्टेयर सीड मिल जाएंगे। इसकी सीड की वायबिलिटी कब तक रहती है, तो सीड की वायबिलिटी रहती है 4 से 5 साल तक, राइट। कि अगर 4 से 5 साल तक आप इसका सीड अगर संभाल के भी रखते हो और फिर अगर ग्रो करते हो तो वो ग्रो हो जाएंगे, राइट। मतलब बेकार नहीं होते, क्योंकि कई ऐसे सीड्स रहते हैं जिनकी ज़्यादा लॉन्गिटिविटी के कारण वो अपनी वायबिलिटी खो देते हैं और जर्मिनेट नहीं हो पाते, लेकिन इसकी सीड वायबिलिटी अच्छी है 4 से 5 साल तक। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट आईसर नेट में पूछा जा चुका है इसकी वेराइटीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर हम एशियाटिक की बात करें, एशियाटिक को हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल भी कह सकते हैं, तो इसमें आती है पूसा कंचन और पूसा स्वाति। ये 2 फेमस वैरायटी है और ये नेट में पूछी जा चुकी है कि पूसा कंचन किसकी वैरायटी है, तो पूसा कंचन आपकी टर्निप की वैरायटी है। पूसा स्वाति किसकी वैरायटी है, तो टर्निप की वैरायटी। इसके अलावा पंजाब सफ़ेद 4 ये भी एक वैरायटी है। और अगर यूरोपियन या टेम्परेट टाइप की वैरायटीज़ की बात करें तो पर्पल टॉप वाइट ग्लोब जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। इसके अलावा पूसा चंद्रिमा भी पूछी गई है आईसीआर नेट में, गोल्डन बालविन आईसीआर नेट में पूछी गई है, राइट। अर्ली मिलन रेड टॉप या पूसा स्वर्णिमा। तो देखिए इसमें से कौन कौन सी वैरायटी आ चुकी है नेट में। पूसा कंचन आ चुकी है, पूसा स्वाति आ चुकी है, पर्पल टॉप वाइट ग्लोब आ चुकी है, पूसा चंद्रिमा आ चुकी है, गोल्डन बॉल आ चुकी है और पूसा स्वर्णिमा भी आईसीआर नेट में पूछी जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो वैरायटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी सीड रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके अलावा हम ब्रीडिंग की बात करते हैं, ब्रीडिंग पर्पज़ से, तो टर्निप में जो ब्रीडिंग पर्पज़ रहता है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव लेके ब्रीडिंग करते हैं, तो एक तो ये कि यूनिफॉर्मिटी साइज़ एंड शेप इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसके लिए हमेशा से रिसर्च चलती रहती है। इसके अलावा इसमें कोल्ड टॉलरेंट वाली वेराइटी डेवलप करना रहता है। एफिड रेसिस्टेंस वाली भी वेराइटी डेवलप करने में ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट है इसका। इसके अलावा जो क्लब रोट एक डिसीज़ होती है वो भी इसमें रेसिस्टेंसी के डेवलप करने के लिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कंबाइन गुड क्वालिटीज़ ऑफ बोथ एशियाटिक एंड यूरोपियन टाइप्स, जितनी भी जो वेराइटीज़ हैं उनकी कंबाइनिंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। हाँ, अगर बात करते हैं कि इसमें से कौन सी मेथड सूटेबल है न्यू वेराइटीज़ के लिए, तो मास सिलेक्शन कॉमनली यूज्ड किया जाता है इसकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर आप बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की, तो देखिए जो हमने कैरेट एंड रेडिश में पढ़े वो एज इट इज़ है, राइट। इसमें भी मस्टर्ड सो फ्लाई आएगी, एफिड आएगा, राइट। इसके अलावा हम डिसीज़ की बात करते हैं तो इसमें भी डंपिंग ऑफ आएगा, अल्टरनेरिया ब्लाइट आएगा, राइट, वाइट रस्ट आएगा। तो कॉमन है डिसीज़, आपको इम्पोर्टेंट ही इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में मेथड है मास सिलेक्शन। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो साइज एंड शेप एंड कोल्ड टॉलरेंट, एफिड रेसिस्टेंट, राइट, क्लब रूट रेसिस्टेंट वाली वेराइटी डेवलप करने का है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आपकी रूट क्रॉप भी कंप्लीट होती है। दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस डालूँ वो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। थैंक यू गाइज़।